हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय नीट स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में पॉपअप हो जाएगा। सो मेक श्योर पहले आप उसे देखें एंड फिर इस पर मूव ऑन करें। अब ये जो हमने ये सारी ऑब्जर्वेशंस मिली मेंडल को इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करने के बाद, तो इस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो जनरल रूल्स निकाले जिनको इन्होंने यूज़ किया अपने इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। आजकल हम इस रूल्स को कहते हैं प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो दोनों इन्होंने लॉ निकाले इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला इसमें है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि किसका है, हमारा प्रिंसिपल्स या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है ये। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें इन्होंने हमें तीन फैक्टर्स वो दिए हैं, इसके कैरेक्टर्स। फर्स्ट है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मतलब क्या हुआ इसका, जो फैक्टर्स है हमारे जीन्स होते हैं, मेंडल तो इसे फैक्टर्स कहते थे। तो फैक्टर्स जो है वो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, जीन्स हमारे डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं। तो ये जो है ये हमारा कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। सेकंड बोला इन्होंने, फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा 2n है, ये हमेशा हमारे एलल्स दो प्रेजेंट होंगे। एक मदर की साइड से आएगा, एक फीमेल की साइड से आएगा, एक मेल की साइड से आएगा गैमीट। तो ये यहाँ से हमारा टी आया, एग्जाम्पल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, तो ये मिलके हमारा टी ये हमेशा हमारे पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। थर्ड इन्होंने बोला कि एक डिसिमिलर पेयर होगा अगर फैक्टर्स का, तो उसमें एक मेंबर डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ये हमें पता ही है कि अगर जो हमारा हेट्रोजाइगस होता है तो उसमें जो हमारा एक होता है वो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को मास्क कर देता है। डोमिनेंट वाला ही हमारा फिजिकली अपीयरेंस में शो होता है। फिर उन्होंने बोला है कि जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ये किसके लिए यूज होता है, हम इसे यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्रेशन जो हमारा एक पेरेंटल कैरेक्टर का होता है F1 जनरेशन में, किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन होती है उसमें सिर्फ एक पेरेंटल कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है ना हमारा। तो उसको हम वो करने के लिए क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। और किस लिए करते हैं, जो हमारे F2 जनरेशन में दोनों एकदम से शो होते हैं। फर्स्ट तो शो होता ही है और फिर दूसरा जो हमारा वो था रिसेसिव वो भी एकदम से शो होता है। तो इसके लिए भी हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। और इसकी वजह से हमारा जो है, इसकी हेल्प से हमारा वो आता है प्रोपोर्शन 3:1 का। ये भी हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने क्या बोला है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बेसिक चीज हमारी क्या है, इसमें ये है कि जो हमारे एलल्स होते हैं वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते। मतलब जो हमारे अलग अलग एलल्स हैं, जैसे अगर टॉल है और ड्वार्फ है और ये आपस में मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये टॉल और ड्वार्फ आपस में मिलकर कुछ अलग ही कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जैसे मीडियम हाइट का शो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। एलल्स के बीच में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। और ऐसा नहीं होता कि हमारा जो इनके अगर एलल्स के बीच में ब्लेंडिंग हो जाती तो क्या होता है कि जो हमारा F1 जनरेशन है उसके बाद हमें F2 जनरेशन में जो हमारा एलल खो गए थे वो हमें दिखते ही नहीं। बट सिंस उनके बीच में ब्लेंडिंग नहीं होती है तो F2 जनरेशन में हम वापस से वो कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो हमारे F1 जनरेशन में नहीं मिले थे। कि जो हमारा पेरेंट होता है, पेरेंट में हमेशा दो एलल्स प्रेजेंट होते हैं। बट जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो हमारे एलल्स होते हैं या हमारे फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे अगर ये टॉल पेरेंट है तो इसकी जो एलल्स हैं ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे दो गैमेट्स के बीच में। ऑफ कोर्स अगर हमारा होमोजाइगस पेरेंट है तो उसके जो दोनों गैमेट्स फॉर्म हुए हैं या दोनों गैमेट्स में जो एलल्स आए हैं वो सेम ही होंगे। बट अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है तो उसके बीच में जो दो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो दोनों डिफरेंट होंगे। और ये चांस फैक्टर पे होता है, 50-50% होता है कि कौन से गैमेट में कौन सा आया है। ये हमारा कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, किस में भी कोई सा भी जा सकता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इन्होंने क्या बोला कि एलल्स कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ये इसकी बेसिस है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है रिसेसिव ट्रेट, ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ये बाद में भी एक्सप्रेस हो सकता है। ये दोनों चीजें इसकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बेसिस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। अब ये जो हमारे 2-3 टॉपिक्स आएंगे नेक्स्ट, ये हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे ही बेस्ड है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये दोनों हमारे इसी पे बेस्ड है, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, इसमें डोमिनेंस हमारी कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्हें तो ये वो मिले थे, क्या कहते हैं,
ये अपने लॉज वगैरह ये सब उनके उस पर रूल्स अप्लाई होते थे, बट उनके बाद जब लोगों ने पी प्लांट के अलावा और प्लांट्स पे वो करे एक्सपेरिमेंट, कभी कभी ऐसा होता था कि जो F1 जनरेशन है उसका फिनोटाइप जो है वो बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता था टू पेरेंट्स को, कभी कभी ऐसा भी होता था। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है स्नैपड्रैगन या फिर एंटायरस स्नैपड्रैगन, और इसे डॉग फ्लावर कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम है इसका, ये इसका लेमैन्स टर्म में नेम है। इसमें क्या होता है, ये हम इसमें जब हम इसकी ब्रीडिंग करते हैं तो यहाँ देखते हैं, इसे पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हमने पेरेंट जनरेशन में क्या किया, दो प्लांट्स लिए, एक रेड लिया एक व्हाइट लिया। इससे आप इसको एलल्स को देख के पता लग सकता है कौन सा डोमिनेंट है, कैपिटल है तो ये हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा रिसेसिव है। तो रेड हमने इसमें ये लिए, दोनों होमोजाइगस ले लिए, ठीक है। फिर गैमीट्स इनके प्रोड्यूस होंगे, सेम ही प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ एक बार शो किया है। तो एक कैपिटल आर प्रोड्यूस हुआ, एक स्मॉल आर प्रोड्यूस हुआ। और F1 जनरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलके हमारा पिंक प्लांट शो किया है इसने, पिंक फ्लावर। अगर वैसे हम अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा रेड फ्लावर शो होना चाहिए था, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिर भी जो भी होगा हमारा डोमिनेंट ही तो शो होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में वो हो गया, हाफ हाफ डोमिनेंस हो गई। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इनके बीच में ब्लेंडिंग हो गई, इनके बीच में अगर ब्लेंडिंग होती तो हमें F2 जनरेशन में शो नहीं होते, वो हम अभी देखेंगे। बट अगर इनके बीच में ब्लेंडिंग होती तो हमारे F2 जनरेशन में ये अलग ना होते, हमारे ड्वार्फ और व्हाइट गायब, सॉरी व्हाइट और रेड गायब हो चुके होते। बट हम अभी F2 जनरेशन में देखेंगे कि ये अलग हो गए, तो इनके बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो जैसे हमारा ये F2 जनरेशन है, अब इसमें से हमारे दो गैमेट्स फॉर्म होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम यहाँ पे इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं, तो ये इसके बीच में हमने सेल्फिंग करी ऐसे। अब ये इसके यहाँ पे लिख दिए गैमेट्स, इसके गैमेट्स यहाँ पे लिख दिए, ये फीमेल है ये मेल है। तो कैसे आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फिनोटाइपिक रेशियो तो बदल गया इसमें F2 जनरेशन में, बट जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो एग्जैक्टली सेम आया जो हमारा पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स में आता था। इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता था, 1:2:1। कैसे, कैपिटल वो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में ऐसे हमारा आता था, और इसमें भी ऐसे ही आ रहा है। बट सिंस इसमें हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है हेट्रोजाइगस में, तो इसमें हम यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी हमारा सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट का रेशियो हो जाता है 1:2:1, सिमिलर टू द जीनोटाइपिक रेशियो। तो जैसे मैंने आपको अभी अर्लियर बताया, इसमें हमारा ये नहीं कहेंगे कि हम इसमें ब्लेंडिंग हो रही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा इसमें ये F2 जनरेशन में दोनों हमारे गैमीट्स अलग हो जाते हैं, दोनों एलिल्स अलग एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं हो रही होती और ब्लेंडिंग हो रही होती तो हम ये ट्रेंड ऑब्जर्व ना करते F2 जनरेशन में। अब हम ये डोमिनेंट और रिसेसिव तो पढ़ते आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली होता क्या है ये डोमिनेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें बताया इन्होंने कि क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, और ये एलिल्स जो हैं ये डोमिनेंट और रिसेसिव में क्यों डिवाइडेड होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीन्स करते क्या हैं। तो हर जीन का क्या काम होता है, इन्होंने बोला है कि एज यू नो इनमें इंफॉर्मेशन होती है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को ये वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिप्लॉयड हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो 2N होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें 2 कॉपी होती है जीन्स की, मतलब इसमें एलिल्स होते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट की तरफ से हमारे एक वो आता है ना, गैमीट से 2 एलिल्स आए और ये मिलके हमारे 2 एलिल्स हमारे एक इंडिविजुअल में होते हैं। अब क्या ये जो 2 एलिल्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि हमारे आइडेंटिकल हों, मतलब हेट्रोजाइगस, जैसे अगर ये कैपिटल टी है ये तो होमोजाइगस है, स्मॉल टी भी होमोजाइगस है, बट हेट्रोजाइगस जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों एलिल्स जो हैं ये हमारे सिमिलर हो। अब जो हमारे एलिल्स हैं इनमें से ये आपस में वो भी कर सकते हैं डिफर, किस वजह से कर सकते हैं, ये इनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से ये डिफर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इस चेंज की वजह से जो हमारे एलिल के अंदर इंफॉर्मेशन थी ये कुछ बदल सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल की हेल्प से हमें बताया है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक जीन का जो कि हमारा एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब ये जीन जो है इसके ऑफकोर्स 2 एलिल्स होंगे, 2 एलिल के पेयर होंगे। तो हमारे जो 2 एलिल के पेयर हैं इसमें हम ये समझते हैं कि हमारा जो नॉर्मल एलिल है वो तो हमारा नॉर्मली प्रोड्यूस करता है एंजाइम को,
और ये एंजाइम जो है ये हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है हमारा एक उसके लिए, क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जो हमारा नॉर्मल एलिल है वो तो हमारा नॉर्मली काम करेगा, बट उसके अलावा जो हमारा मॉडिफाइड एक एलिल है वो क्या करेगा, वो तीन चीजें कर सकता है, या तो वो भी नॉर्मल काम कर सकता है, या फिर लेस एफिशिएंट बट सेम सिचुएशन आ जाती है, नॉर्मल काम कर रहा है। सेकंड कि वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा जिससे हमारा कुछ फंक्शन नहीं हो रहा। थर्ड वो क्या कर सकता है कि वो कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो जो हमारा मॉडिफाइड एलिल है वो ये तीन काम कर सकता है। जो नॉर्मल एलिल था वो तो हमारा नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा फर्स्ट केस है, मतलब जहां पे हमारा एलिल जो है वो नॉर्मल है या फिर लेस एफिशिएंट है, एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें तो हमारा सेम फिनोटाइप होगा, मतलब हमारा ट्रेट सेम ही होगा, रिजल्ट सेम होगा, हमारा सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे एलिल जो हैं ये इक्विवेलेंट, मतलब नॉर्मल भी सेम है और मॉडिफाइड भी सेम है, और दोनों अगर मिल जाएं तो सेम ही काम करेंगे। तो ये तो हमारे बहुत कॉमन होते हैं। पर अगर ये दोनों जो केस है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम उसने प्रोड्यूस किया या कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस किया, दोनों से सेम ही बात बन रही है ना, सबस्ट्रेट तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है, वो तो नहीं होगा दोनों केसेस में। तो अगर ये दोनों केसेस हैं हमारे, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फिनोटाइप है, जो हमारे ट्रेट की एक्सप्रेशन है वो ऑब्वियसली इफेक्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, जो हमारा फिनोटाइप है ये हमारा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फंक्शनिंग के ऊपर, हमारे अनमॉडिफाइड एलिल, मतलब जो हमारा नॉर्मल एलिल है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर हमारा फिनोटाइप डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में जो हमारा नॉर्मल एलिल है या फिर अनमॉडिफाइड एलिल है वो हमारा ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है और वो बन जाता है डोमिनेंट, और जो मॉडिफाइड एलिल है वो हमारा बन जाता है रिसेसिव। तो ऐसे एग्जाम्पल में जो हमारा रिसेसिव ट्रेट होता है वो किसकी वजह से रिसेसिव ट्रेट हमारा उसकी वजह से दिखता है कि अगर हमारे दोनों मॉडिफाइड एलिल्स आपस में मिल जाए आके तो हमारा रिसेसिव ट्रेट दिखेगा। बट अगर हमारे दोनों ये नॉर्मल एलिल हैं और ये मिले हैं, या फिर ये नॉर्मल हेट्रोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल के साथ हमारा मॉडिफाइड है, तो ये भी हमारे वो ही होंगे डोमिनेंट। तो इस वजह से हमारा डोमिनेंट आता है कैरेक्टर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कोडोमिनेंस में, जो कि हमारा वो भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे डिपेंड करता है। बट कोडोमिनेंस में क्या होता है, हमारे जो F1 जनरेशन की वो होती है प्रोजेनी, वो हमारे दोनों पेरेंट्स को ही रिजेंबल करती है। इसमें क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारे डिटरमाइन करती है हमारे ABO। आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं हमारा A ब्लड ग्रुप है या B है, O है, कुछ लोग कहते हैं कि AB है, तो इसको हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग। इसको हम कर सकते हैं कोडोमिनेंस से हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कोडोमिनेंस शो होती है। तो इसमें हमारा क्या होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग में, कि हमारा जो ABO ब्लड हमारा कंट्रोल होता है I जीन, इसको मार्क कर लेते हैं हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग को। क्या होता है इसमें, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, जैसे अगर ये हमारी रेड ब्लड सेल और अगर ये हमारी रेड ब्लड सेल है, इसमें क्या बोला है कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर हमारी एक पॉलीमर प्रोट्रूड करता है इसकी सरफेस से। तो ये पॉलीमर है। तो इसके ऊपर से जो कौन सी तरह की शुगर प्रोट्रूड करेगी, कौन सी तरह का शुगर पॉलीमर प्रोट्रूड करेगा, ये हमारा आई जीन कंट्रोल करता है इसको। आई जीन जो होता है हमारा, आई जीन के 3 पॉलीमर होते हैं। क्या 3 पॉलीमर होते हैं, सॉरी 3 एलिल होते हैं इसके। तो ये आई जीन के हमारे 3 एलिल हैं, क्या है, IA, IB और I स्मॉल i। हमारे एलिल होते हैं, ये 2 अलग अलग तरह की शुगर, और IA हमारे ये इस तरह की शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स से ये हमारा IA की वजह से हुई है, तो IB हमारा इस तरह के कुछ शुगर प्रोड्यूस करेगा। लेट्स से ये हमारी IB की वजह से हुई है। तो हमारे 2 तरह की शुगर प्रोड्यूस करी दोनों ने। अब तीसरा जो हमारा इसमें एलिल होता है वो क्या करता है, जो स्मॉल i होता है वो कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्मॉल i एलिल स्मॉल i डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 एनप्लॉयडी होती है इनकी, तो हर पर्सन में, हर आदमी में 2 एलिल्स आएंगे। अब वो 2 एलिल्स इन तीनों में से कोई से भी हो सकते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, IA आ गया प्लस IB आ गया, तो इस तरह का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसमें ये चीज याद रखने की है हमारी कि हमारे सिंस इसमें 3 हैं, तो इसमें IA और IB हमारे कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं स्मॉल i के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, जो हमारे IA अगर स्मॉल i के साथ प्रेजेंट होगा तो ये IA
एक्सप्रेस होगा, क्योंकि जो स्मॉल आई है ये कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता। तो देखिए जैसे एग्जांपल है, अगर ये ऐसे है हमारा एल आई ए और सॉरी आई ए और स्मॉल आई, ये हमारा सपोज ये एग्जांपल है, ये हमारा एल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, आई तो हमारा ये शुगर प्रोड्यूस करेगा। सिंस आई ये स्मॉल आई हमारा कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता, तो हमारा जो वो क्या कहते हैं आरबीसी फॉर्म होगी वो इस तरह की फॉर्म होगी, सिर्फ आई ए वाली। तो ऑफ कोर्स जो हमारा आई ए है ये स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। सेम केस होगा हमारा आई बी के साथ, अगर आई बी हमारा प्रेजेंट है स्मॉल आई के साथ, तो ये हमारा पूरा डोमिनेंट होगा स्मॉल आई के ऊपर। अब ये तो हमने देख लिया कि ये दोनों उसके ऊपर डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई के ऊपर, पर अगर हम ये दोनों हमारे प्रेजेंट हैं साथ में तो फिर क्या होगा, ऐसे केस में जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट है तो दोनों ही शुगर फॉर्म करेंगे और दोनों आपस में वो होंगे डोमिनेंट, मतलब दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे। तो इस वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें दोनों ए और बी टाइप की शुगर होती है, और इस वजह से हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं 6 पॉसिबल जेनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, हमारे फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, एक हमारे कितने लोग हम ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ओ के और ए बी हो सकता है। 4 फिनोटाइप है। ओ क्या होता है, ओ हमारा ओ फॉर्म होता है। अब इस टेबल को देखते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला है, एलल्स फ्रॉम पेरेंट 1 फॉर एग्जांपल हमारे मेल पेरेंट से आया, एलल्स फ्रॉम पेरेंट 2 इज फॉर एग्जांपल फीमेल पेरेंट से आया, तो एक पेरेंट से आया हमारे, ये दूसरे से आया गैमेट्स की हेल्प से। फिर जीनोटाइप जो हमारा ऑफस्प्रिंग का, तो इन दोनों के बीच में जब इनका फ्यूजन होगा तो हमारा क्या जीनोटाइप आएगा बच्चे में, और ये तो जीनोटाइप था। और फिर ये ब्लड टाइप क्या आएगा, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप क्या आएगा हमारा वो इसमें बताएंगे। तो पहले इन्होंने क्या किया है, आई ए और आई ए लिया है दोनों पेरेंट्स से, और इनको फ्यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, आई ए और आई ए फ्यूज हो गए। ये तो बहुत ईजी है, जब ये आपके ये दोनों दिए हो तो बस इनको साथ में लिख दो तो ये हमारा जीनोटाइप आ जाता है। अब जीनोटाइप तो आ गया, अब इसमें से हमें फिनोटाइप एक्सप्रेस करना है, तो इसके बेसिस में हम इसे पूरा ये आई ए आई बी आ गया साथ में, जीनोटाइप ये होगा ऑब्जर्व होगा एज ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए प्लस स्मॉल आई आ गया। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये हमारा आई ए स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है तो ऑब्जर्व होगा ए ब्लड ग्रुप। अब आई बी और आई ए आ गया, सेम कंडीशन है, ये वाली और ये वाली सेम कंडीशन है, तो ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। अब आई बी और आई बी मिला, सेम हमारे डोमिनेंट होंगे, को डोमिनेंट है, बी ब्लड ग्रुप आ गया। आई बी और स्मॉल आई आया, ये हमारा बी ब्लड ग्रुप आ गया। अब ये स्मॉल आई होमो, सिर्फ देख सकते हो आप इतने सारे वो होते हैं हमारे जीनोटाइप्स, पर इसमें सिर्फ ऑब्जर्व कब होगा ये हमारा आई, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा और ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप फॉर्म करता है। तो ओ ब्लड ग्रुप फॉर्म हमारा ऐसे होता है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से अगर हमारे आई स्मॉल आई आ रहे हैं एलल्स। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि डू यू रियलाइज दैट एग्जांपल ऑफ एबीओ grouping also provides a good example of multiple alleles, मतलब ये जो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का है ये हमारा एक और किस चीज का अच्छा एग्जांपल है, मल्टीपल एलेल्स का। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के अलावा और भी ज्यादा एलेल्स होते हैं जो हमारे एक कैरेक्टर को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं गवर्न, मतलब उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें एबीओ के एग्जाम्पल में हमारे पास 3 एलेल्स होते हैं, क्या, आई ए आई बी और स्मॉल आई। और अगर हमें मल्टीपल एलेल्स स्टडी करने हैं तो हमें एक पूरी पॉपुलेशन में पढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक इंडिविजुअल में सिर्फ हमारे 2n होता है ना, डिप्लॉयड होता है, तो सिर्फ हमें 2 एलेल्स मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर मल्टीपल एलेल्स पढ़ने हैं तो हमें एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में पढ़ने होते हैं। मार्क कर लेते हैं कि मल्टीपल एलेल्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन अ पॉपुलेशन स्टडी आर मेड।